नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई की भारी कमी होती जा रही है। ऐसे में अस्पतालों में कई मरीजों की मौत तो कई तड़प रहे हैं। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में सबसे बीमार 25 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। अस्पताल के मेडिकल निदेशक ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि यहां सिर्फ 2 घंटे तक के लिए ही ऑक्सीजन का स्टॉक बाकी था। साथ ही 60 और मरीजों की हालत गंभीर है। अस्पताल की ओर से तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई की मांग करने के बाद अब वहां ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है। साथ ही दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भी ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी। अस्पताल के प्रशासन ने तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की थी, जिसके बाद अब वहां भी ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है। बता दें, बीते दिनों दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई की भारी किल्लत के कारण यहां हालत बेहद गंभीर हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद दिल्ली को 378 मैट्रिक टन की सप्लाई को बढ़ाकर 480 कर दिया गया। हालांकि गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एलजी अनिल बैजल संग हुई बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली को रोजाना 700 मैट्रिक टन की जरूरत है। बता दें, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की आपूर्ति करने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर से बात की, तब उन्होंने दिल्ली को 140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित किया। कोरोना ने इस समय देश में हाहाकार मचाया हुआ है। इस समय देश में वो हालात है जो पहले किसी ने ना देखे और ना ही सुने थे। अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी है। वे अस्पतालों में ना बेड है और ना ही ऑक्सीजन। जितने मरीज परेशान हैं, उतने ही डॉक्टर मरीजों को बचाने के लिए अपनी पूरी जान झोंक रहे हैं, लेकिन प्रशासन के आगे डॉक्टर भी मजबूर। डॉक्टरों को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही तो वो मरीजों को कैसे बचाएं? एक ऐसी ही तस्वीर बहराइच से सामने आई। यहाँ ऑक्सीजन के लिए सीएमओ साहब के पैरों तक में गिर गए। वो बोलते रहे, बच्चों की जान का सवाल है, प्लीज कुछ कीजिए, लेकिन सीएमओ साहब गाड़ी में बैठकर चले गए। दरअसल बहराइच में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, लेकिन सीएमओ साहब ऑक्सीजन देने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गयास सीएमओ ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। वेंटिलेटर पर 13 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, लेकिन सीएमओ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। जब सीएमओ अपने ऑफिस से बाहर जाने लगे तो डॉक्टर गयास ऑक्सीजन की परमिशन के लिए गिड़गिड़ाते नजर आए। डॉक्टर गयास का कहना है कि वेंटिलेटर पर 13 बच्चे जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। अगर उनको जल्द ही ऑक्सीजन नहीं मिली तो 13 बच्चों की जान जा सकती है। वही बहराइच के सीएमओ का कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत है। हमारा जिला कोई अछूता जिला नहीं है। सीएमओ का कहना है कि उन्होंने परमिशन दे दी है, इसके बावजूद भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। सर पीसीआर नेगेटिव सर, प्लीज आप सर, बच्चे किसी का बच्चे हैं सर, किसी के पास सुबह से सर आपके पास में रहूँ, सर साइन कर दीजिए। एडीएम साहब बोले कि आपके साइन कर सर, तब तक मेरे पास नहीं है सर, बच्चे मर जाएंगे सर, आप समझिए इस बात को। एडीएम साहब के पास में गया था तो बोले। पूर्व मंत्री अशोक यादव ने फिरोजाबाद के चुनाव को रोचक बना दिया है। यहाँ जवानी जंग से हमले हो रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के नेताओं को लोगों की समस्याओं की चिंता कम, अपने वर्चस्व की चिंता ज़्यादा है, जिसका जीता जागता उदाहरण 22 अप्रैल को थाना नगला खंगर के गांव ओरावर में देखने को मिला। गांव में घुसते ही 2 बुजुर्ग खड़े हुए थे। पूर्व मंत्री अशोक यादव ने अपना काफिला रोककर उनके पैर छुए और क्षेत्र का हालचाल जाना। उसी जगह 3 युवक और खड़े हुए थे। मंत्री ने कहा, तुम किसके बेटा हो? तुम मुझे जानते हो क्या? तो एक ड्राइवर नयाकत में बोला, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कौन हो? तुम कोई तोप नहीं हो। मंत्री ने कहा, बेटा तुम्हारा नया खून है, इतना उबाल इस उम्र में अच्छा नहीं होता। लेकिन ड्राइवर ने मंत्री से फिर कहा, तू यहीं रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतने में मंत्री का पारा चढ़ गया और गाली गलौज होने लगी।
इसी बीच दिल्ली से आया एक युवक जिसका नाम शिवम है और वह कई दिनों से निर्दलीय प्रत्याशी सपना यादव के साथ रह रहा है। उसने घटना की वीडियो बनानी शुरू कर दी। मंत्री के साथ चल रहे किसी सुरक्षाकर्मी ने उससे मना किया कि वह वीडियो को ना बनाए, लेकिन वह नहीं माना। इसी बीच गांव के अन्य लोग भी आ गए और बीच बचाव कर दिया। उसके बाद मंत्री का काफिला आगे बढ़ गया। आधा किलोमीटर चलने के बाद थाना नसीरपुर की पुलिस मिल गई। उसने मंत्री के काफिले को रोककर ये जानकारी जुटाई कि मंत्री कहीं कोई चुनाव प्रचार तो नहीं कर रहे। इसके बाद मंत्री अपने आवास पर आ गए। रात 10:30 बजे पता चला कि पूर्व मंत्री अशोक यादव के खिलाफ 6 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। मंत्री पर धारा 395, 354, 323, 504, 171 में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। सुबह जब हमारी टीम उसी गांव उरावर में पहुंची जहां विवाद हुआ था, पहले तो हमने उस प्रत्यक्षदर्शी से बात की जिसके सामने ये घटना घटी थी। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दलीप सिंह। कल जो यहाँ घटना हुई थी मंत्री जी के साथ, पूरा मामला है क्या? वजह क्या थी? क्या क्यों हो गया? वो ड्राइवर की कोई ड्राइवर ने बात कर कल रही तो सुनाई नहीं पड़ी। हाँ। कुछ उल्टे शब्द कर ड्राइवर से बातचीत करके सोई चले गए। झगड़ा कुछ नहीं हुआ। ये रट्टे बनाने वाले तो बहुत दुनिया बनाए लोग, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ड्राइवर सी बात भाई है। अब इतनी सुनाई नहीं पड़ रही है। गाली दे गए हैं वे के जिनने गाली दी मोड़ आए गए वे चले गए। कोई यहाँ कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं थी। आपसे ही बात है। जो यहाँ की प्रत्याशी है सपना यादव, उसका कहना ये है कि हमारे साथ लूट हुई है। वो लड़की आई नहीं भाई, यूंटी में तो क्या पाऊँ, लड़की थी नहीं। यूंटी सांची में हमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, लूट नहीं हुई है? ना 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 ना, लूट कुछ वो प्रत्याशी यहाँ थी, सपना थी लड़की यहाँ? नहीं है। अच्छा, 3 ही आदमी हैं। अच्छा, एक लड़का और एक ड्राइवर और भी। बताते थाने में तहरीर दी गई है उसकी लूट की कि मेरे साथ बदतमीजी की है, छेड़खानी की है। भाई थाने में तो हम लिखाई आएंगे, हम हमारे संग में हाँ। रगड़े में कैसी फायदा ना है, समझ आ रहे हैं। देखो रगड़े में क्या फायदा है। उसके बाद हमारी मुलाकात उस युवक से हुई जो 22 अप्रैल को मंत्री का वीडियो बना रहा था। उसने आरोप लगाते हुए कहा, मैं शिवम झा पत्रकार हूं, दिल्ली से आया हूं यूपी चुनाव कवर करने। मुझे यहां पे डीपी यादव जी नगला गुलाल के, उन्होंने अपने घर में जगह दी है। उन्होंने मुझे गाड़ी प्रोवाइड की है, अपने साथ ड्राइवर प्रोवाइड की है और उस गाड़ी से मैं घूम घूम के यहां पे चुनाव कवर कर रहा हूं। कल मैं उन्हीं की गाड़ी में, उन्हीं के साथ यहाँ पे हम 4 लोग थे। उनकी पुत्री सपना यादव जो यहाँ पे प्रत्याशी है, हमारे साथ एक ड्राइवर थे भूरा जिनका नाम है, मैं था और डीपी यादव जी थे। यहाँ पे हम चारों लोग रुके। एक बुजुर्ग ने यहाँ पे उनकी गाड़ी रुकवाई, वो मडवा से थे। मडवा के बुजुर्ग ने यहाँ पे गाड़ी रुकवाई और उसके 2 मिनट बाद अशोक यादव जी, भाजपा के पूर्व मंत्री जो पिछले साल अखिलेश यादव से भी मिले थे, उन्होंने यहाँ पे हुटर बजाते हुए वो आए। कम से कम 6 गाड़ियों का काफिला और उनके पीछे लगभग 20 बॉडीगार्ड काले कपड़ों में वो उतर के आए और उन्होंने सीधी गाली गलौज शुरू की डीपी यादव से, उनकी पुत्री से और उनके ड्राइवर से। मैं उस समय में उनके गाली गलौज का विजुअल बना रहा था, वीडियो बना रहा था। उनके बॉडीगार्ड मेरे पास आए, उन्होंने मेरा मोबाइल छीना। उन्होंने सपना यादव जो प्रत्याशी है, वो भी पत्रकार है, उनका मोबाइल छीना और उसके बाद उन्होंने भद्दी भद्दी गालियाँ दी। मुझे कॉलर से पकड़ा, डीपी यादव को कॉलर से पकड़ा। इसके अलावा जो हमारे साथ ड्राइवर थे उन्हें चाटे से मारे उनके बॉडीगार्ड ने। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अशोक यादव जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ सपना यादव का क्यों इंटरव्यू ले रहे हो, तुम यहाँ पे पत्रकारिता करने आए हो तो बाकी कैंडिडेट का भी लो। मैंने उनसे बोला कि मैंने विजेंद्र सिंह ठेकेदार जी से संपर्क करने की कोशिश की है, मेरी संपर्क उनसे नहीं हो पाया है, इसी कारण मैं उनका इंटरव्यू नहीं ले पाया हूं। मैं यहाँ पे कोई किसी के फेवर के लिए, और अगर मैं किसी के फेवर के लिए भी आया हूं तो आपका कोई हक नहीं है कि आप मुझे गाली दे, आप मेरा कॉलर पकड़े। अशोक यादव जी ने बोला कि यहाँ पे तुम ठेकेदार के लिए प्रचार करोगे, तुम अगर यहाँ पे कवर करना है चुनावी तो, और भद्दी भद्दी गालियाँ दी कि यहाँ से भेजूँगा दिल्ली सीधे, वहीं पर पत्रकारिता करना तुम। इतना सब कुछ होने के बाद हमारी मुलाकात उस निर्दलीय प्रत्याशी सपना यादव से भी हो गई। उसने भी आरोप लगाते हुए कहा, सर दरअसल कल मैं अपना प्रचार प्रसार कर रही थी हमेशा की तरह ही, और कानून को फॉलो करते हुए मैं लगभग परमिशन जो मैंने ली है उन गाड़ियों को चला रही थी। तो एक गाड़ी मेरे साथ थी जिसमें मेरे पिताजी, मैं
और मेरे 2 भाई मौजूद थे। तो हम लोग प्रचार प्रसार करके कौरारी की तरफ से यहाँ आए थे अपने उरावर में, और यहाँ पे आके हम अमूमन ये हमारा गांव है, तो हम चाहे नगला गुलाल में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए एक ही बात होती है। तो हम आके यहाँ पे बैठ के अपने रोड पर ही, मेन रोड पर ही बातचीत कर रहे थे अपने घर वालों से ही। तो उसी समय पहले विजेंद्र ठेकेदार जी का काफिला जाता है, करीब 2 या 3 गाड़ी उनकी जाती हैं, और उसके पीछे ही पूर्व मंत्री अशोक यादव जी का काफिला आता है, और हूटर लगाते हुए, मतलब आप ये कहिए कि अनुशासन की जिस तरह से वो धज्जियाँ उड़ा रहे थे वो कल मैंने नज़ारा देखा है। तो वो आते हैं, उनके साथ करीब 8 से 10 बाउंसर होते हैं, कोई लोकल या जनता नहीं थी उनके साथ, बाउंसर थे। वो अपना काफिला हमारे सामने रोकते हैं और वो गाड़ी से उतरते हैं, और वो मेरे पिताजी को बहुत ही ज़्यादा अभद्र गाली देते हैं और कहते हैं क्यों अब तू नेतागिरी करने लगा है, नट बोल्ट कसने वाले, अब तू आ गया यहाँ पे नेतागिरी करने वाले ठेकेदार को हराने के लिए। इस तरह से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जब मेरे भाई थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, तो उनके बाउंसरों ने मेरे भाई को घेर के बहुत ही बुरी तरह से मारा। उन्होंने मेरे पिताजी का कॉलर पकड़ के उनकी जेब में, ऊपर वाली जेब में कुर्ते की 8,675 रुपये थे, 18,675 रुपये थे, वो उन्होंने उनकी जेब से निकाल लिए। वहीं मैं साइड में मौजूद थी, तो उन्होंने, मैं आपको पता है पत्रकार हूँ, तो मैंने अपना कर्म निभाने की कोशिश की, और मैंने जब वीडियो बना रही थी मैं वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया, और फ़ोन छीन के एक बाउंसर ने, और मेरे साथ जो मेरे एक पत्रकार मौजूद थे, उनके पैर पे उनके बाउंसर ने लात भी मारी कि आप यहाँ से हटिए। इसने ये भी बोला कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं अलग जगह के लिए कवर कर रहा हूँ, मैं इनका साथ का नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने तब भी अभद्रता की, मेरा फ़ोन, मेरे पिताजी के पैसे वो लेकर रवाना हो गए, और सीधा खपिया गुड़ियाना की साइड, जिधर विजेंद्र ठेकेदार जी की गाड़ी गई थी, उधर की साइड पूरा काफिला उनका रवाना हो गया। सपना यादव ने कहा कि इसमें विजेंद्र ठेकेदार का पूरा हाथ है। जैसे ही ये बात विजेंद्र ठेकेदार को पता चली, तो उन्होंने अपने आवास पर प्रेस वार्ता में कहा कि इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पुलिस अपने सूत्रों से पता कर सकती है कि इस घटना में कितनी सच्चाई है। मुझे मेरा कोई संबंध नहीं, मुझे जानकारी भी नहीं थी। मैं नसीबपुर थाना क्षेत्र के गांव गुलपरा में बैठा था। मेरे साथ माननीय विधायक ओम प्रकाश वर्मा जी बैठे थे, और नगला गुलाल के कुछ लोग बैठे थे, और गांव के लोग बैठे थे। मुझे ये भी नहीं पता था, मुझे इंस्पेक्टर नगला खंगर साहब का फ़ोन आया था कि वो आपने वहाँ लूट की है और 3 लाख रुपए लूट की है, आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जा रही है। तो मेरे साहब कहाँ कि नहीं, वो वहाँ पे अशोक यादव के साथ, मैं अशोक यादव के साथ हूँ ना, मुझे मेरे साथ है, और मैं तो बहुत दूर हूँ वहाँ से, दूसरे थाना क्षेत्र में बैठा हुआ हूँ। अरे कि तहरीर दे दी गई है, तहरीर दे दी साहब, तो झूठी है, तो आप जांच करिए तहरीर की। आपके कई एंगल हैं जांच करने के लिए, फ़ोन भी हैं और भी हैं। उसी समय ओम प्रकाश वर्मा जी ने फ़ोन ले लिया, उन्होंने भी बात करी कि साहब हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, इस समय पहुँच गए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई जानकारी भी नहीं कतई। अब यहाँ पूर्व मंत्री अशोक यादव के ऊपर कुछ पंक्तियाँ सटीक बैठती हैं। आईना उनको दिखाने की ज़रूरत क्या थी, बोहे बंदर ये बताने की ज़रूरत क्या थी, 2 के झगड़े में पिटा तीसरा, चौथा बोला आपको टांग अड़ाने की ज़रूरत क्या थी, 4 बच्चों को बुलाते तो दुआएं मिलती, सांप को दूध पिलाने की ज़रूरत क्या थी, जब पता था कि दिसंबर में पड़ेंगे ओले, सर नवंबर में मुड़ाने की ज़रूरत क्या थी, अब तो रोज़ाना गिरेंगे तेरे घर पर पत्थर, आम का पेड़ लगाने की ज़रूरत क्या थी, दोस्त जंगल में गया हाथ गवा कर लौटा, शेर को घास खिलाने की ज़रूरत क्या थी। यानी कि अशोक यादव आए थे क्षेत्र में झापा दिखाने, लेकिन मुकदमा लेकर चले गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोविड मरीजों के इलाज को लेकर दिन पर दिन हालात खराब होती जा रहे हैं। ताज़ा मामला प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का है, जहां मरीज को भर्ती कराने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें डॉक्टरों और परिजनों में मारपीट भी हुई। इस बीच इलाज के दौरान हुई इंस्पेक्टर की मां की मौत भी हो गई। दरअसल प्रतापगढ़ जिले में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात जुल्फिकार अली अपनी मां को लेकर SRN अस्पताल पहुंचे थे, जहां कोविड अस्पताल नंबर 2 में तैनात डॉक्टरों ने बेड खाली न होने के चलते मरीज को भर्ती करने से इनकार कर दिया था। डॉक्टरों का आरोप है कि इस बात से नाराज इंस्पेक्टर और उनके साथ तीमानदारों ने मरीज को ग्लूकोज चढ़ाने वाले स्टैंड से मारपीट शुरू कर दी। चिकित्सकों का आरोप है कि मौके पर मौजूद 4 पुलिसकर्मियों ने भी कोई बीच बचाव नहीं किया। हालांकि डॉक्टरों के आरोपों से इतर घायल इंस्पेक्टर ने जूनियर डॉक्टरों पर खुद और परिवार वालों को बुरी तरह मारपीट करने का आरोप लगाया।
इधर घटना से नाराज अस्पताल में सभी वार्डों के डॉक्टरों ने कामकाज ठप कर दिया और धरने पर बैठ गए हैं। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार पर चले जाने के बाद डीआईजी, एसएसपी और डीएम भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने नाराज डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है, लेकिन अभी तक डॉक्टर काम पर वापस लौटने को राजी नहीं हुए। अधिकारियों ने किसी तरह डॉक्टरों और कर्मचारियों के गुस्से को शांत कराया, जिसके बाद सभी अपने काम पर लौट गए और प्रशासन ने राहत की सांस ली। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। यहाँ तक कि संक्रमितों का आंकड़ा अब तो 3 लाख को भी पार कर गया। वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के लगातार बढ़ते केस सामने आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी कम नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी से हर ओर लोग बेहद परेशान हैं। बात करें दिल्ली के आंकड़ों पर तो पिछले 24 घंटे में यहाँ 306 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 26,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में आज 26,169 नए केस सामने आए, जबकि 19,609 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में अब कुल आंकड़े 9,56,348 पहुँच गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में 67,013 नए केस दर्ज किए गए। इस दौरान 62,298 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 568 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया। राज्य में अभी 40,94,840 संक्रमित केस हैं। वहीं इन आंकड़ों के बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। मरीजों के परिजन इससे बेहद परेशान हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। भारत सरकार ने ऐलान किया कि रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल 2021 से कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर शुरू होगा, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। यूपी पुलिस हमेशा से ही अपने अजब गजब कामों के चलते चर्चा में बनी रहती है। जिस पुलिस का काम चोरों को पकड़ उनको सबक सिखाना है, अगर वही पुलिस चोर बन जाए तो आम जनता किससे शिकायत करेगी। एक ऐसा ही मामला बिजनौर के नेहटोर सब्जी मंडी से सामने आया है। दरअसल सब्जी मंडी की सुरक्षा में तैनात सिपाही की लालच ऐसी जागी कि उसने रात में सेब की पेटी चोरी कर ली। शायद वो ये भूल गया कि तीसरी नजर उसे देख रही है। सिपाही की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और उसकी पोल खुल गई। मामला एसपी तक पहुंचा तो कप्तान ने उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर जांच बैठा दी। कहने को तो घटना बहुत छोटी सी चोरी की है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। यहाँ प्रश्न ये है कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो आदमी किस पर विश्वास करे। दिनेश कुमार चहल नाम के एक आरक्षी, जो रात्रि में लगभग 3-3:30 बजे जिसकी ड्यूटी थी, सब्जी मंडी जो कस्बे में ही है, एक पेटी सेव उठाते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। जांच पड़ताल किया गया, घटना सही पाई गई, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। क्षेत्राधिकारी को जांच सौंपी गई। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने गंभीर रूप ले लिया है। चारों तरफ से रोते बिलखते लोगों की तस्वीर सामने आ रही है। कहीं किसी मरीज को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से दम तोड़ना पड़ा, तो किसी मरीज को इलाज के अभाव में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कोरोना संक्रमण ने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। चिकित्सा से जुड़ी ज्यादातर सभी चीजों की कमी देखने को मिल रही है। लखनऊ में जब मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हुआ, तो परिजन स्कूल वैन में लेकर मरीज को अस्पताल पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ कोविड सेंटर के बाहर रेफर लेटर न मिलने से तीमानदार बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। उत्कर्ष दीक्षित ने बताया कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरीज की तबीयत बिगड़ती जा रही है। पेशेंट को भर्ती कराने के लिए सीएमओ का लेटर लेने आई एक महिला ने बताया कि लेटर मिलने में बहुत देरी की जा रही है। लेटर न होने की वजह से कोई अस्पताल पेशेंट को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ हालात इतने खराब बने हुए हैं, तो वहीं लखनऊ के सीएमओ किसी का फोन उठाने से भी बचते नजर आ रहे हैं। अगर ऐसी आपातकाल स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी ही बचते नजर आएंगे, तो इस बुरे वक्त में मरीजों और जरूरतमंदों का साथ कौन देगा। बिहार की राजधानी पटना में दानापुर के पास दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ पीपा पुल से गुजर रही सवारियों से भरी जीप गंगा नदी में गिर गई।
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से अब तक 9 शव नदी से निकाले जा चुके हैं। वहीं 7 से 8 लोगों के लापता होने की आशंका है। हादसे के करीब 2 से ढाई घंटे बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा। इसके बाद गोताखोरों ने गाड़ी ढूंढी, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में बच्चे और महिलाएं सहित काफी लोग सवार थे। 2 लोग गाड़ी की छत पर भी बैठे थे, जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि पुल से गुजरती पिकअप वैन अचानक गंगा में गिर गई और तेज धार में बहकर एक साइड से दूसरी साइड चली गई। गंगा में डूबने वाले वाहन पर सवार सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। महाराष्ट्र के विरार में स्थित विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में आग लगने की खबर सामने आ रही है। आईसीयू में आग लग जाने के कारण कई मरीजों की मौत की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आग लगने के वक्त आईसीयू में 17 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 12 मरीजों की आग की चपेट में आने के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग के पीछे का कारण एसी में हुए शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। ये दुर्घटना सुबह 3:15 पर घटी है। फिलहाल 5 मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। जिन 12 मरीजों की मौत हुई है वो सब कोरोना संक्रमित मरीज थे। आपको बता दें कि विजय वल्लभ अस्पताल में कोविड मरीजों का इलाज चल रहा था और अब इस दुर्घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच चुका है।